बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। कुलभूषण जाधव केस, भारतीय अपील पर आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। भारतीय दलाइल मुकम्मल, पाकिस्तानी टीम ने बहस का आगाज कर दिया। कुलभूषण का एतराफी बयान, दस्तावेजात और अहम रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया। वियना कन्वेंशन के तहत अदालत का इख्तियार महदूद है, भारत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। पाकिस्तानी टीम के भरपूर दलाइल। वन बेल्ट वन रोड, चीन में 29 ममालिक का इकट्ठ। भारत पाकिस्तान को तनहा करते करते खुद तनहा हो गया। चीन का पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का प्लान। सी पैक में किसी भी मुल्क की शमूलियत पाकिस्तान और चीन की मर्जी से होगी। वजीर आजम की बीजिंग में सहाफियों से गुफ्तगू। सी पैक और रोड फोरम से पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल होंगे? करके ले जा रहे हैं। 16 निकात की मंजूरी के लिए मुस्तफा कमाल का मिलियन मार्च खत्म। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पहले गिरफ्तारी फिर रिहाई। मिलियन मार्च से क्या हासिल हुआ? हमारे मिलियन मार्च में 6 सिफर होते हैं, आजकल 2 या 3 सिफर से काम चलाया जा रहा है। ख्वाजा इजहारुल हसन का दिलचस्प तबसरा। और प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे पाकिस्तान के 2 लेजेंडरी क्रिकेटर्स यानी मिसबाउल हक और यूनुस खान को भी। सबसे पहले बात होगी शमसद कुलभूषण जाधव की। भारत ले गया इसे आलमी अदालत इंसाफ में, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और पाकिस्तान के दलाइल अभी कुछ ही देर पहले ख़त्म हुए। हमने भी देखे, टीवी पर आप भी देख रहे होंगे और बैरिस्टर साद रसूल साहब ने भी देखे, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे मालूम करें ना कि पाकिस्तान के जो आर्गूमेंट्स हैं वो क्या थे, उनकी तफसील जो है उनकी एक माहिराना नजर में क्या बिल्कुल है। जी साद साहब, आपने भी पाकिस्तानी आर्गूमेंट देखे, अभी तो मोहम्मद फैसल साहब और खाबर कुरैशी साहब ने दलाइल दिए। क्या समझ आई आपको, पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ पेश किया है आलमी अदालत इंसाफ में अब तक? जी बहुत शुक्रिया। जी जामी साहब, ये शामी साहब को भी बहुत सलाम। सर, इसके अंदर बहुत ही मुस्बत तरीके से पाकिस्तानी आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं। 2-3 पॉइंट्स उसके अंदर बड़े जरूरी हैं। सबसे पहले तो भारत को ये आईना दिखाया गया है कि जिस जुरिस्डिक्शन के नीचे वो आज कुलभूषण यादव का केस लेके गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसी जुरिस्डिक्शन को इन्हीं कन्वेंशन के नीचे, वियना कन्वेंशन के नीचे भारत ने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बल्कि 5 दफा इंडिया ने आज से पहले इसको डिनाई किया है। और खास तौर पे ये सबमिशन भी हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने भी। पहले के केसेस में एक 2000 का केस खास तौर पे कोर्ट किया गया आज की हियरिंग में, और 1965 से ऑनवर्ड्स ये दलाइल दे रहे हैं कि जी उनके ऊपर ये वाली जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं करती। तो किस मुंह से? एक तरफ तो इंडिया ये कह रहा है कि जी उनके ऊपर ये जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं करती, जब भी उन पर खुद उंगली उठी तो उन्होंने यही कहा। और किस और क्यों आज कुलभूषण यादव का केस यहाँ पे लाया गया, वो वाले दलाइल बड़े मुस्बत तरीके से दिए गए। दूसरी जो सबसे जरूरी बात थी, इंडिया का एक कानूनी पॉइंट जो जिसके ऊपर वो पूरी बहस ज्यादा कर रहे थे, वो ये था कि जी काउंसलर एक्सेस देना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि जब कुलभूषण यादव का ट्रायल हो रहा था मिलिट्री कोर्ट्स के सामने, तो इंडियन एम्बेसी से किसी शख्स को कुलभूषण यादव को मिलने की इजाजत देनी चाहिए थी, और वो एक वहां से वकील मुयस्सर करते जो कि उनको प्रॉपर्ली डिफेंड करता मिलिट्री कोर्ट्स के सामने। आज के दलाइल के अंदर ये 2 बातें बताई गई। सबसे पहली बात ये कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के नीचे जो स्पाइज होते हैं, और खासतौर पे ऐसे स्पाइज जो कि टेररिज्म के अंदर मुलविस हों, उनके ऊपर ये काउंसलर एक्सेस जो है ये अप्लाई नहीं करता। ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करता, बल्कि किसी भी दुनिया की जुरिस्डिक्शन में नहीं करता। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के नीचे ये है ही नहीं, वियना कन्वेंशन के नीचे स्पाइस पे ये वाला कानून अप्लाई नहीं करता। दूसरी बात ये जो उन्होंने खासतौर पे प्रैक्टिकलिटी की, वो उन्होंने कहा कि अगर ये इजाजत दे दी जाए किसी वजह से कि इंडियन एम्बेसी से कोई शख्स और साथ वकील कुलभूषण यादव को मिलिट्री कोर्ट से पहले आके मिले, उससे मुशावरत करे,
تو کیا کیسے گارنٹی ہوگا کہ جو وہ اسپائنگ کر رہا تھا، جو اس کے پاس انفارمیشن تھی جو انڈیا تک نہیں پہنچ سکی، وہ اسی کوڈ ورڈز کے اندر کسی طریقے ان کو پہنچا نہیں دے گا اور پاکستان کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید نقصان نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو انہوں نے کی وہ بڑی ضروری تھی، وہ یہ کہ یہ صرف اسپائنگ کا ایشو نہیں ہے، اس کے اندر اسپائنگ اور ٹیررزم کنیکٹڈ ہے کہ ایک طرف تو یہ جاسوسی کی جا رہی تھی پاکستان کے اندر، لیکن جاسوسی صرف انفارمیشن کلیکشن کی حد تک نہیں کی جا رہی تھی بلکہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے تناظر میں کی جا رہی تھی۔ تو جہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم بھی اپلائی کر رہی ہو اور پاکستان کے ڈومیسٹک، تو وہاں پہ پاکستان کے ڈومیسٹک قوانین ٹیک اوور کر لیں گے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن نہیں بنے گی۔ یہ تین جو بڑے مثبت پوائنٹس تھے، ان میں نہ صرف کہ انڈیا کو یہ بتایا گیا کہ وہ آج سے پہلے ان کی اپنی دلائل بھی اس کے خلاف تھے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ قانونی اور پریکٹیکل دونوں طریقوں سے کیوں امپاسبل ہے کہ کلبھوشن یادو کو کاؤنسل ایکسس دیا جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے صاحب کہ جو 5 مواقع پر انڈیا نے یہ موقف اختیار کیا، ان میں ایک تو پاکستان کے خلاف تھا 1999 میں، جی، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے بارے میں بھی اس نے یہ موقف اختیار کیا۔ شامی صاحب، انڈیا نے یہ والا موقف 5 سے زیادہ دفعہ اوور آل اڈاپٹ کیا۔ 5 ایسے مراحل ہے جہاں پہ یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا اپنی ڈومیسٹک عدالتوں میں انڈیا نے پاکستان کے ریلیٹڈ کیسز میں یہ موقف اختیار کیا۔ آپ کو 2 کیسز اس سے پرٹیکولرلی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک کیپٹن کالی کا کیس تھا جو کارگل وار کے درمیان میں جو کہ پریزنر آف وار تھا پاکستان کے اندر، اور ان کے خلاف اور وہ والا کیس جب چلا تو اس وقت بھی انڈیا نے یہی کہا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ دوسری جو آج دلیل دی گئی وہ اس جہاز کی دی گئی جو پاکستان کے اپنی ایئر اسپیس کے اوپر انڈین فورس نے گرا دیا، اور وہ سن 2000 کا کیس تھا۔ تو یہ 2 تو خاص طور کے اوپر کوٹ کیے گئے، لیکن انڈیا کی یہ سٹانس کہ جی ہمارے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن نہیں لگتی، یہ 5 سے زیادہ دفعہ اپلائی کی گئی۔ 5 دفعہ تو کم از کم انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے، ایک دفعہ انہوں نے اپنی سپریم کورٹ میں انڈین ریاست نے، گورنمنٹ نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا ہوا ہے، ریپلائی آن اوتھ سبمٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر ایسی ٹریٹیز میں جو کہ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہوں، جو آج بھی دلائل کے اندر بات ہوئی کہ جہاں پہ بہت سے ممالک ٹریٹی کے سگنیٹری ہوں، وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن انڈیا نہیں ایکسپٹ کرتا، اور یہی بات آج عدالت کے سامنے بتائی گئی۔ تو ساتھ آپ ایک بڑے قانون دان کے طور پر جن کی گہری نظر ہے عالمی قوانین پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ججمنٹ تو ریزرو کر لیا یا ڈیسیژن ریزرو کر لیا گیا، تو آپ کے خیال میں غالب امکان اس بات کا ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ قبول کر لیا جائے؟ دیکھیے جی، قانونی طور پہ بھی پاکستان کا موقف قبول کرنا چاہیے، کیونکہ نہ صرف کہ قانون کے اندر پاکستان کے موقف کی جسٹیفیکیشن ہے، بلکہ انڈیا نے آلریڈی یہی والا موقف بہت دفعہ پہلے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور عالمی کورٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ پریکٹیکل طور کے اوپر بھی پاکستان کا موقف پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بات ہے کہ آپ اپنے جاسوس سے مشاورت کر سکتے ہیں یا آپ کا وکیل اپنے جاسوس سے مشاورت کر سکتا ہے، یہ پریکٹیکلی بھی بالکل اپلائی نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اس طرح کی جورسڈکشن نہ کبھی پہلے زیوم اس طرح کی گئی ہے، اور اگر آج یہ کی جائے گی تو یہ پچھلے سارے پریسیڈنٹ سے مختلف ہوگی، اس لیے پاکستان کے دلائل سٹرونگ ہیں، ان کو ایکسیپٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سعد رسول صاحب۔ ابھی آج کا دن کا جو سماعت تھی وہ ختم ہوئی اور دلائل میرے خیال بھی جاری رہیں گے۔ نہیں، 90 منٹ کا وقت تھا انڈیا کے پاس اور 90 منٹ کا وقت پاکستان کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کرنا تھا۔ انڈیا کا میڈیا تو بڑی تعداد میں وہاں ہیگ میں ہے اور وہاں سے کوریج ہو رہی ہے، اور میرا خیال براہ راست دکھایا جا رہا ہے اور ایک بڑا ایک ہنگامہ برپا ہے انڈیا میں۔ آج شامی صاحب سارا دن میں انڈین چینلز دیکھتا رہا، ان پہ کوئی اور خبر نشر نہیں ہوئی۔ اس کے ایک طویل دورانیے کے نشریے تھے اور کلبھوشن کے لیے انصاف مانگا جا رہا تھا اپنے میڈیا میں بیٹھ کر۔ ان کے جو وکیل ہیں، 13 رکنی ٹیم ہے ان کی، یعنی بہت بڑی ٹیم لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہیرس سالوے، جی ہیرس سالوے، وہ ایک بڑے کانسٹیٹیوشنل ماہر ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں، اور ایک ان کا میرا خیال خاندانی، ان کے والد صاحب تو شاید سیاستدان تھے، لیکن ان کے دادا اور ان کے ہاتھ، یعنی قانون جو ہے ان کی رگ رگ میں ہے، خاندانی طور پر۔ اب انہوں نے یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے کہا جو ویانا کنونشن میں ایکسیس نہیں دی گئی، کونسلر ایکسیس، اور یعنی کونسلر ایکسیس یعنی ملنا چاہیے تھا ان کو، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پاکستان نے
विड्रॉ किया है और ये कहा है कि हम ये जुरिस्डिक्शन विड्रॉ कर रहे हैं और ये पाकिस्तान को ये हक हासिल नहीं था, वो यकतरफा तौर पर जो जुरिस्डिक्शन है उसको बेदखल नहीं कर सकता इंटरनेशनल कोर्ट को। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि ये इसे ईरान से अगवा किया गया है। अच्छा। और एक यानी इंडिया का मौकफ ये है कि कलभूषण जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर पकड़ा नहीं गया, वो एक इंडियन बिजनेसमैन था, उसे एक दहशतगर्द तंजीम ने जो वहां से अगवा किया है ईरान से। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर ईरान से कोई शख्स अगवा हुआ हो तो उसका तो फिर नोटिस ईरान को लेना चाहिए। ईरान ने तो कोई नोटिस ईरान ने तो ये मौकफ इख्तियार नहीं किया कि कलभूषण को हमारे इलाके से अगवा किया गया है और ना इस बात की तस्दीक की, और ना इस बात की तस्दीक की। तो इसका मतलब यह कि कलभूषण जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से पकड़ा गया है, बिल्कुल, और उसके कागजात जो हैं वो जाली बनाकर यहां पहुंचा था। तो इस बात को झुटलाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, एक कमी वजाहत हम नाज़रीन से करना चाह रहे हैं, ये समाअत जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। जजेस ने जो अभी आखिरी मालूमात उसके मुताबिक ये दोनों टीम्स का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि अब फैसले के लिए किसी वक्त आपको याद किया जा बात ये है ना, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि इसको यानी ये जो उसको मौत की सजा है उसे रोक दिया जाए। जी, ये पहली उनका मुतालबा ये है। तो अगर वो सजा मौत की, अगर जो कुछ और समात भी हो, अभी तो मेरे ख्याल जुरिस्डिक्शन का मसला जो है वो पाकिस्तान जब उठाया तो वही ज़ेरे बहस रहेगा, इस पे गौर कर रहे होंगे। अगर और कोई समात इस पे होगी तो पहले ये सवाल आएगा कि क्या वो रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता। देखिए, अब ये इंडिया में 1999 में जो पाकिस्तानी तैयारा जो था नेवी का 16 अफसर थे उसमें, 16 अफराद उसमें मारे गए थे और पाकिस्तान गया था उस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में $60 मिलियन उसका $6 करोड़ उसने हर्जाना तलब किया था। और उस वक्त इंडिया का मौकफ यही था कि ये इन टेरिटोरियल मामलात में जुरिस्डिक्शन नहीं है इस कोर्ट की, बिल्कुल, और इसलिए पाकिस्तान का क्लेम जो है उसे तस्लीम नहीं किया गया था। तो अब ये इंडिया, असल में इंडिया को तो कमाल ये हासिल है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौक़िफ़ वो इख्तियार कर सकता है। और उसने उनके यहाँ बड़ा हंगामा यह है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने भी मामलात हैं वो दो तरफा तरीके से तय होने चाहिए, बायलैटरल। और इसी तरह वो शिमला मुआहदे का जिक्र करते बार बार, और जब भी कोई बैनुल अक़वामी सालसी की कोशिश होती है या पेशकश होती है वो उसे कबूल नहीं करते। उनका कहना यह है कि नहीं, दो तरफा मामला, और खुद वो दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए कोई मामला तय करने को तैयार नहीं है। जब अपनी बारी आई तो मामले को ICJ अब वो आप ले गए आलमी अदालत इंसाफ में, और एक हंगामा बरपा है पूरे इंडिया में। और जैसे कि बहुत एक मार्का जो है जैसे दंगल लग गया है। वो कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर कुलभूषण का हैशटैग सोशल मीडिया पे उनके चैनल्स ने चलाया हुआ, पूरी तवील दौरानिया की नशरियात उनकी चल रही हैं, मुख्तलिफ माहिरीन और लाइव फीड आ रही है। अच्छा, ये लोग भी ये भी बता दें कि हमारी टीम में कौन कौन था। एक तो अशरफ साहब के बारे में कहा जाता है वो इस्लामाबाद में है, अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो लिंक के लिए दस्तयाब होंगे। मुअज़्ज़म अहमद खान साहब हैं जो डिप्टी हेड ऑफ मिशन थे हॉलैंड में, जेनेवा में ही, वो अब UAE आ चुके हैं। चूंकि उनको तजुर्बा है हॉलैंड का और हेग को देखने का, तो इसलिए उन्हें उनकी खदमात भी ली गई। मोहम्मद फैसल साहब हैं, ये फॉरेन ऑफिस में जो DG साउथ एशिया डेस्क है उसको डील करते हैं। खावर कुरैशी साहब हैं, बड़े नामवर सुप्रीम कोर्ट के वकील वो हैं। फराज हसन जैदी साहब हैं, ये अब हॉलैंड एम्बेसी से इनका ताल्लुक है, काउंसलर है वहाँ पर ये हैं। और असर रहीम खान साहब ये जूनियर काउंसल हैं। और जोसेफ डाइक ये गैर मुल्की लीगल एक्सपर्ट है, उनकी खदमात पाकिस्तान ने हासिल कर रखी है। तो ये 6 रुकनी टीम ने 13 रुकनी भारतीय टीम की जो दलाइल उनकी खूब आज धज्जियाँ उड़ाई, हमने खुद देखा भी और सुना भी और आप तबसरा भी कर रहे हैं। अब सर, क्या ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान पैरवी करने से इनकार कर दे इसके बाद कि वी आर डन? नहीं, ये तो अब मुझे अजीब बात लगी। जब आप एक फोरम पे गए हैं तो आप उससे वॉकआउट तो नहीं कर सकते। ये कोई PTI तो नहीं है कि कौमी असेंबली से बाइकाट कर जाए। तो मेरा ख्याल है कि और अपना मौक़िफ़ बयान होगा। और वैसे ये जो अदालत है ना, अगर आपका इसका जो बुनियादी जुरिस्डिक्शन है या इसका दायरा कार है वो 2 ममालिक मिलकर जाते हैं, वो यानी 2 ममालिक के दरमियान अगर तनाज़ा है और वो मिलकर चले जाएं,
दोनों कि तय जनाब कर इसे लें कि हल अब कर हमने दीजिए, वहां जाना है, तो वहां समझिए कि वो हल हो जाता है। अगर वो ममालिक जो है उनमें एग्रीमेंट ना हो तो इसके पास कोई कुव्वत नाफजा नहीं है। इसका फैसला नाफिज होने के लिए फिर सिक्योरिटी काउंसिल के पास आता है, यूएन में, और सिक्योरिटी काउंसिल में फिर वही वीटो होता है। अब उसको कोई भी मुस्तकिल रुकन उसे वीटो कर सकता है। अब देखिए, एक अमेरिका का और निकारागुआ का झगड़ा चला था। निकारागुआ गया था कि अमेरिका ने वहां तख्ता उलटने की कोशिश की है हुकूमत का, ये मैं 1980 की दहाई की बात है, और वो फैसला जो है वो अमेरिका के खिलाफ हो गया वहां से। लेकिन जब वो सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा तो खुद अमेरिका ने ही उसको वीटो कर दिया। ठीक, तो उसकी हैसियत जो थी वो एक जामिया अशरफिया के फतवे की सी रह गई। ये उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो नहीं, इस बात का एतराफ तो भारतीय मीडिया खुद भी आज कर रहा है कि अगर पाकिस्तान कोर्ट का कोई फैसला आता भी है तो उसको ना भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद भी वो तबसरा कर रहे हैं। देखिए, ऐसे मामलात में एक सफारती और अखलाकी मामला भी होता है। तो अगर एक फरीक जो है वो उसका मौक़िफ़ वहां तस्लीम कर लिया जाए तो उसकी कोई चाहे अमल उस पर ना भी किया जाए। इंडिया तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनको तस्लीम नहीं कर रहा। इसराइल जो है उसने उसकी करारदादें तस्लीम नहीं की, और उसमें पहले इंडिया की मदद को सोवियत यूनियन का वीटो आता था और इसराइल की मदद को अमेरिका का वीटो आता है। तो इसलिए जब तक आपके जो मुस्तकिल अरकान हैं उनके दरमियान इत्तफाक राय ना हो किसी मामले में, तो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो है या आलमी अदालत इंसाफ का कोई फैसला जो है वो बाइंडिंग नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो चीन में जो हुई वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस थी, फोरम था, उसका अहवाल तफसील से हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम मौजू जो वन बेल्ट वन रोड फोरम हुआ चीन में, पाकिस्तान की शिरकत थी इस फोरम में। इस फोरम में क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान के हिस्से में क्या कुछ आ रहा है, और ओवरऑल इस फोरम का बैनुल-अक़वामी सतह पर इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमें बता रहे हैं उस्मान शामी साहब जो बीजिंग में थे, उन्होंने हमें अपडेट किया। पहले देखिए। हम इस वक्त चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मौजूद हैं और आज जो यहाँ पर 2 रोज़ा बेल्ट एंड रोड फोरम जारी है उसका आखिरी दिन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चारों सूबों के वज़राए आला समेत इस फोरम में शिरकत की, और ये फोरम बेसिकली चीनी सदर शी जिनपिंग के वन बेल्ट वन रोड विजन की आप कह लें अमली शक्ल पहनाने के लिए बुलाया गया है। इसमें 29 ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं, जबकि 65 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे इसमें शामिल हैं। इसकी सबसे अहम बात तो ये है कि पहले रोज़ सदर शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर में एक इजाफी $15 बिलियन जो है वो प्लेज किए हैं वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रूट की तामीर के लिए। इस तरह इस मंसूबे का कुल हुजम जो है वो $125 बिलियन से तजावुज़ कर चुका है, और ये कहा जा सकता है कि ये इस वक्त दुनिया में जारी सबसे बड़े मंसूबों में से एक है। इसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान का है, क्योंकि पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी जो है वो उसके बगैर इस सदर शी जिनपिंग के विजन की ताबीर मुमकिन नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम घड़ी है। यहाँ पर तुर्की, रूस, दीगर अहम ममालिक के सदूर यहाँ शामिल हैं। 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तुर्क सदर तैयब अर्दोगान से मुलाकात की यहाँ पर, और उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जो भारत में उन्होंने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायीद की। ये जो फोरम इस वक्त जारी है इसकी एक अहमियत बहुत ज़्यादा ये भी है कि मगरबी दुनिया इसको ताबीर कर रही है, जैसे कि अभी हालिया वक्तों में अमेरिका ने जो अपना एक लीडरशिप रोल लूज़ किया है दुनिया में, तो अब दुनिया इसको ऐसे देख रही है कि जैसे चीन जो है ये किरदार निभाने जा रहा है, दुनिया का एक नया नक्शा जो है वो सामने आ रहा है। ये बताना भी जो है वो ज़रूरी होगा कि इस मंसूबे के ज़रिए ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि यूरोप, चीन और अफ्रीका को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़रिए इसमें मिलाया जाएगा। हमारे मुताबिक इसमें पाकिस्तान के लिए 4 बुनियादी फ़वाइद मौजूद हैं। उसमें सबसे पहला तो ये है कि
जो पाकिस्तान में भी बार बार लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा हो गया है और कि इंडिया ने आइसोलेट कर दिया है, तो आप देखें कि ये जो फोरम यहाँ पर मौजूद है इसमें पाकिस्तान जो है वो भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत की मौजूदगी यहाँ पर नज़र नहीं आती। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत ने एहतजाजन बॉयकॉट किया है सी पैक के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इस फोरम का। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो 65 ममालिक के साथ पाकिस्तान जो है वो साथ खड़ा नज़र आ रहा है और वन बेल्ट वन रोड मंसूबा जो है इसमें सी पैक की कामयाबी का बड़ा कलीदी किरदार है, क्योंकि ये जो तमाम ममालिक हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस मंसूबे का हिस्सा हैं, इसमें अफ्रीकी ममालिक भी मौजूद हैं, इसमें वस्ती एशिया के ममालिक भी मौजूद हैं, ये इन तमाम का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये कि ये फोरम जो है इसने टोटली इसको रद्द कर दिया है, इस ख्याल को कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर आइसोलेट हो रहा है या फिर दीगर ममालिक उसका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर चारों सूबाई वज़रा ने भरपूर शिरकत की है और यहाँ पे एक बड़ा अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ बातचीत की है और ये एक नया दौर आप कह सकते हैं, या बीजिंग में नया पाकिस्तान जो है वो हमने बनता हुआ देखा है या उसकी अमली शक्ल देखी है, जहाँ पर तमाम जमातें जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने ख़दशात और अपने इख्तलाफात को पसे पर्दा रखकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकट्ठी हुई हैं और काम कर रही हैं। एक और इस दौरे का जो पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदा है वो है कि ML1 जो रेलवे लाइन है उसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यहाँ पर तय पा गया है। इसी तरह गवादर एयरपोर्ट की तामीर के लिए चीन ने ग्रांट की मंजूरी दे दी है, उस मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। इस तरह गवादर में एक्सप्रेस वे जो कि गवादर पोर्ट से निकलने वाली सड़क 19 किलोमीटर तवील मोटरवे है, उसको भी जो है उसके लिए भी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद ये कि जो बाकी दुनिया के साथ भी ये सिर्फ एक पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि शायद चीन जो है वो लूटना चाहता है आके, या कोई ऐसा है कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कोई मुआहदे किए जा रहे हैं, तो ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बाकी तमाम दुनिया के साथ भी इसी किस्म के मुआहदे जो है वो उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है और यानी जो टोटल जो इंटरकनेक्टिविटी है जो पूरी दुनिया के दरमियान में बढ़ेगी, तो उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी बेहद फ़ायदा होगा और इन्हीं टर्म्स पे बाकी ममालिक को भी कर्जे दिए जा रहे हैं या फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है और उनकी टर्म्स भी मोर और लेस यही हैं। तो ये इससे ये प्रोपेगेंडा जो है इसका असर भी ज़ाहिल होता है कि पाकिस्तान के साथ कोई अनफेवरेबल टर्म्स पे मामला तय किए जा रहे हैं। ये थे उस्मान शामी साहब जो बीजिंग से हमें रिपोर्ट कर रहे थे इस फोरम के हवाले से। शामी साहब, दो बातें गुजारिश कर रहा हूँ फिर सवाल आपकी खिदमत में। ये वज़ीर-ए-आज़म जब वहाँ से चले तो सहाफ़ियों से उन्होंने तैयारी में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा पनामा और डॉन लीक्स के बाद आने वाले वीक्स हमारे हैं। एक तो ये बात। दूसरी उन्होंने कहा किसी भी मुल्क की सी पैक में जो शमूलियत है वो पाकिस्तान और चीन की मर्जी से होगी। अब सवाल ये है कि सबको देखते हुए, इन मालूमात को सुनते और देखते हुए, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा इन मंसूबों का, सी पैक का बिलखुसूस, पाकिस्तान को या चीन को? नहीं, ये तो देखिए पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और चीन को भी फ़ायदा होगा। चीन की जो बरामदात है और दरामदात है उनका एक यानी अगर 10% हिस्सा भी इससे गुजरता है तो तब भी वो एक ट्रिलियंस में जाती है वो और पाकिस्तान की आमदन उससे होगी। पहली बात तो सुनिए कि अगर ये काम ना होता, अगर ये सी पैक ना होता तो पाकिस्तान का क्या ऑप्शन थी पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान को एक कुदरत की तरफ से एक तोहफा है और एक अपॉर्चुनिटी है गॉड गिवन, ठीक, कि पाकिस्तान में ये जो यानी 46 अरब डॉलर में से तकरीबन 33 अरब डॉलर तो एनर्जी के 36 अरब डॉलर एनर्जी पे लग रहे हैं जी। तो उससे तवानाई के मंसूबे बन रहे हैं, वो चीनी कंपनियां उसको लगाएंगी, आपको बिजली देंगी जो कीमत आपने खुद तय की है और उन पर वो बिजली आपको बेचेंगी और आप से पैसे लेंगी। बल्कि आज तो एक ओरिजिनल ड्राफ्ट का भी जिक्र किया जा रहा है, अखबारात में छपा है, अंग्रेजी अखबार में, कि मजीद क्या प्लान है उसमें, इंडस्ट्रियल जोन, एग्रीकल्चर का बात की जा रही है। सिर्फ लेकिन बुनियादी बात यह है कि आपके पास इतनी बड़ी मिकदार में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकती थी, कोई और मुल्क ऐसा नहीं था जो आपके लिए बाजू फैला के खड़ा हो कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं
اور ابھی ایک بڑے برادر ملک سے اور کی جو عرب ملک ہے اس کی بات کی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ وہاں وہ گئے اور منت سماجت کی اور کہا کہ آپ یہاں انویسٹ کریں. یہ آپ بات کر رہے ہیں سی پیک سے پہلے جب پاکستان شدید بحران کا شکار تھا مالی طور پر اور دیگر انہوں نے فوری آمادگی ظاہر نہیں کی. لیکن اب جب گزشتہ دنوں ایک ڈیلیگیشن وہاں سے آیا تو وہ اس بات پر رضامندی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں. اب جبکہ پاکستان کی صورت کچھ بہتر ہے اس وقت. تو پاکستان جو ہے نا دیکھیں چائنا جو ہے وہ تو دنیا کے مختلف بر اعظموں کو یعنی لنک کر رہا ہے اور اس کے رابطے جو ہیں پوری دنیا سے ہیں. 5 میجر روٹس ہیں جو سمندری بھی ہیں زمینی بھی. نیو یارک ٹائمز میں بڑی دلچسپ رپورٹ چھاپی ہے کہ لاؤس کے جنگلوں بھرے جو درخت پہاڑ ہیں اور وہ آپ کے ماؤنٹینز ہیں ان پہ جناب چینی انجینئر جو ہیں وہ ریلوے لائن بنا رہے ہیں 250 میل لمبی 6 ارب ڈالر سے جو کہ یعنی مختلف ملکوں کو کنیکٹ کرے گی کہیں ریل کے ذریعے کہیں سڑک کے ذریعے کہیں سمندر کے ذریعے. اور پوری دنیا میں چین جو ہے وہ انفراسٹرکچر بنا رہا ہے اس کا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے اور اس کی تجارت جو ہے اس کا راستہ کھل رہا ہے. اور یہ امریکی تو کہتے ہیں کہ جیسے مارشل پلان تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی تعمیر کے لیے جو سرمایہ لگایا تھا امریکہ نے کوئی اب تو چین کو $1 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے کہ $1 ٹریلین انویسٹ ہوگا یہ سارے منصوبے پر اور پوری دنیا حقیقت میں گلوبل ولیج بن جائے گی. اور چین کی مصنوعات چین کے لوگ چین کے انجینئر چین کے مزدور جگہ جگہ آپ کو دیکھیں کہ وہ موجود ہیں. لیکن پاکستان کا پھر کیا ہوگا؟ پاکستان بھی اس سے فائدہ کرے. کیا ہوگا پاکستانی مزدوروں کا؟ پاکستانی مزدور بھی یہ کام کریں گے. اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا ان کا؟ چلے پاکستانی سنیے پاکستانی مزدوروں کو بھی کام ملے گا پاکستانی کمپنیوں کو بھی کام ملے گا. جو ہمت کرنے والے ہیں دنیا ان کے لیے ہے. جو گھر میں بیٹھ کے باتیں بنانے والے ہیں ان کے منہ میں کوئی لقمہ نہیں ڈالے گا. ایک بریک ناظرین ہم یہاں پر لے رہے ہیں. پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے 2 لیجنڈری کرکٹر مصباح الحق اور یونس خان کو جن کے کریئر بے مثال شاندار ہے. اور یونس خان دونوں کو سلام. اب دیکھیے مصباح الحق پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے سب سے کامیاب کپتان تھے لیکن سب سے جو مشہور کپتان ہیں وہ عمران خان ہوئے. تو ان کی شخصیت میں ایک اور طرح کی ایک ٹھہراؤ تھا. نہیں ٹھہراؤ تو بالکل نہیں تھا. نہیں میں مصباح کی بات ہم مصباح میں ٹھہراؤ تھا. وہ تو ایک سیمابی کیفیت تھی ان کی. اور کھلاڑیوں اور تاریخ ساز عہد رکھنے والے پلیئرز کے رپورٹ شخصیات جی اسے ممتاز رکھے گا. پاکستانی سال میں جو ٹیم نہیں کر سکی کارنامہ یعنی ویسٹ انڈیز میں سیریز جیتنے کا وہ ان کے آخری میچ میں ٹیم نے کر دکھایا. یہ سب سے بڑا اعزاز. پاکستانی حکومت کو انہیں جو سب سے بڑا سول ایوارڈ جو ہے دونوں کو پیش کرنا چاہیے. مصباح کو بھی اور یونس خان کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. انہیں ہم یاد رکھیں گے. ویسے پی سی بھی 25 مئی کو ان دونوں کھلاڑیوں اور شاہد افریدی کے اعزاز میں ایک تقریب برپا کر رہا ہے. اور پھر دیکھیں اگر اہل سیاست میں کوئی جان ہے تو ان کو اپنی طرف متوجہ کریں. چلے ٹھیک ہے. اچھا سر اب وقت کم ہے اور پی ایس پی کے ملین مارچ کا ذکر بھی کریں. پی ایس پی کا جو ملین مارچ ہے وہ ملین سے مراد 10 لاکھ ہوگا. پر نہیں کتنا کہہ لیجئے اب افراد تو نہیں گنے جا سکتے. اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا. ان کا اگر وہ نارمل طریقے سے ان کا مارچ ختم ہو جاتا لوگ بندے گنتے رہتے لیکن جس طریقے سے انہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور پھر جس طریقے سے رستہ وقت ختم ہو گیا لیکن خواجہ اظہار کا تبصرہ بھی دیکھ لیجیے. نہیں وہ تبصرہ بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کو داد یہ دینی چاہیے کہ وہ ہنگامہ اٹھا رہے ہیں توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف. چلے خواجہ صاحب کا دیکھیے جس پر کیا اظہار تھا. وہ تو جلا بنا ہی ہوگا. دیکھیے تو صحیح سر. کل جو کچھ ہوا ہے یہ تو سندھ حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلاپ ڈرامہ تھا. مسئلہ یہ بھائی ہمارے ملین میں تو 6 صفر ہوتے ہیں آج کل شاید 2-3 صفر سے کام چل رہا ہے.
تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم 6 صفر کی ملین والے ہیں بھائی. آپ 2-3 صفر کے ملین کر لیں تو میں, اور لگ رہا ہے کہ ملین بھی تھوڑا ڈر گیا 90 دن سے. 2-3 صفر سے کہہ رہے ہیں کام. چلو یہاں تک بھی پہنچ گیا وہ, لیکن انہوں نے ایک ہنگامہ اٹھا رکھا ہے. موجودگی کا احساس تو دلا رہا ہے. پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.